ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा होगा। दूसरा रीजन मुझे बताइए, क्या सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके। मीनवाइल जो भी अगर क्वेश्चन रहे, आप सभी को प्रैक्टिस पता है कि आपको रेज हैंड करना है और मैं आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है। ओके। आज का सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको ये क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ कि जो एग्जाम में आते हैं, आपके जो एडीएस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके के होते हैं, ऑप्शन किस तरीके के होते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट के मन में सवाल आता है। ठीक है सर, इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, और इतना वास्ट है, इतने सारे कानून हम पढ़ेंगे, एक्ट्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो इतना वास्ट हो जाता है कि उसमें से तो बहुत कम यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो फिर वो किस तरीके से रहते हैं, ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और एक जेन्युइन सवाल भी है ये बहुत सारे लोगों के मन में। तो ऑब्वियसली इसका ही आंसर देने में आ जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम एक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की तरफ मुड़ते हैं और ये कौन सा टॉपिक है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक सेकंड रुकिए। मैं आपको सिलेबस के पीडीएफ की तरफ ले चलता हूँ। यस यस, गुड इवनिंग दिशांत जी। एक सेकंड, यस, अभी आप सभी को दिख जाएगी। ठीक है, नीचे चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। यस, हमारा जो पहला सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें हमने सिर्फ अभी तक फैक्टर्स एक्ट ही देखा है, ठीक है, उसका नाम है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। आपको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के ऑनलाइन एग्जाम देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, उसको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का क्या देना है, एग्जाम देना है। उसमें से पहला सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैं इसे कहूंगा, और इसे सबसे वास्ट जो सब्जेक्ट है वो भी कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसने भर दिया है एक्चुअली। अगर आप देखोगे यहाँ पर टॉपिक्स के नाम देखिए और वहां पर घंटे देखिए कि कितने आवर्स हमें मिले हैं पढ़ाने के लिए, आपको ये देखिए जरा। यूनिट 1, हर एक सब्जेक्ट में 6 यूनिट है, मतलब 6 चैप्टर है हमें पढ़ना है। ओके। अब फर्स्ट यूनिट क्या कहता है, फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, टॉपिक्स देखिए, फैक्ट्री एक्ट पढ़ाना है, ओके, उससे रिलेटेड रूल्स भी पढ़ाना है, ठीक है, बीओसीडब्ल्यू एक्ट भी पढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल 2016 वो भी पढ़ाना है, डॉक वर्कर एक्ट भी पढ़ाना है, माइंस एक्ट है, महाराष्ट्र फायर एक्ट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का जो भी प्रोविजन है वो भी पढ़ाना है, राइट। अब घंटे कितने मिले ये देखो, हमें घंटे मिले हैं 8। 8 घंटों में दोस्तों ये सब पढ़ना है हमें। सेकंड, मार्क्स कितने दिए हैं, सिर्फ 10। मतलब ये सारे जो कानून है, इनके क्वेश्चंस में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब पढ़ने के बाद 10 मार्क्स मिलेंगे। सोचो तो आपको किस तरीके से ये आगे की पढ़ाई करनी है, या फिर हम किस तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर द एग्जाम और फॉर द नॉलेज, तो ये ट्रैक अभी से आप समझ लीजिए। तो आगे के जो भी क्वेश्चंस, जो भी लेक्चर्स वगैरह रहेंगे, वो क्वेश्चन आंसर बेसिस ज्यादा रहेंगे। मतलब हम आपको आइडिया दे देंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, और थोड़े थोड़े टॉपिक पर हम डिस्कशन भी करेंगे, ताकि क्या होगा, सिलेबस भी कवर होगा, नॉलेज भी मिलेगी, और आपको एग्जाम के बारे में आइडिया भी आ जाए। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, सबसे पहला प्राइमरी हमारा, कि अच्छे मार्क्स लाके हमें पास होना है। दूसरा, अभी दिक्कत ये भी है कि लेट सेमेस्टर स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कम वक्त मिलता है एज कंपेयर टू द सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपको कुल मिला के 5 महीने मिलते हैं, अब यहाँ पर 3 या 4 महीने मिलते हैं आपको, या भी उससे भी कम पीरियड मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट 1 हम देख रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट का कुछ पार्ट हमने देख लिया था।
कुछ विकास सर ने भी कुछ सेक्शंस वगैरह कवर किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर कि क्या किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और उसके ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं और स्टडी किस तरीके से किया जाना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये ऑप्शन जो भी है, ये आपको शेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल ही शेयर किया जाएगा, अभी इसका कंपाइलेशन चल रहा है, तो शायद इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ मैसेज करते हैं कि सर अभी तक नहीं मिला ये वो, तो इसीलिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। बिफोर दैट, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कुछ सवाल है आपको? अभी तक जो बताया उसके बारे में ही सवाल पूछना। नो सर। ओके डी, आई होप कि क्लियर है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, वो क्या है कि क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 चाइल्ड इंक्लूड्स डैश डैश डैश। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के हिसाब से चाइल्ड इंक्लूड्स मतलब क्या? वन, अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। वन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 10 ईयर ऑफ एज, दूसरा ऑप्शन है अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, वन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। अब ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से आपको चाइल्ड का डेफिनेशन देखना है। आप समझ रहे हो बात? तो ये डिफरेंट सिनेरियो फिर यहाँ पर जाता है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री एक्ट का आप अप्लाई कर सकते हो, जिस कानून के हिसाब से पूछा गया है उसी कानून के हिसाब से देना है आपको। ओके, अब अगर आप फैक्ट्री एक्ट खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 14 साल से कम जिसकी उम्र है उसको चाइल्ड कहा जाता है, लेकिन आपको पूछा गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से। ठीक है, यस सर। यस, तो उसके हिसाब से चाइल्ड इंक्लूड्स का जो आंसर आता है, ठीक है, तो वो क्या है कि स्टिल बॉर्न चाइल्ड। अभी आप समझ रहे हो? ठीक है, प्लीज आप जो भी है आप माइक म्यूट कीजिए ताकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एज पर पीएफ एक्ट, हालांकि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पीएफ एक्ट अभी तक आपको पढ़ाए गए नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री एक्ट ही पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज इट इज द कोर एक्ट फॉर अस। उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। दो ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी हमारा जो फोकस ज्यादा रहता है वो फैक्ट्री एक्ट पर रहता है। आगे उसके भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा। एज पर पीएफ एक्ट, पीएफ एक्ट का मतलब है कि प्रोविडेंट फंड एक्ट, एग्जीक्यूटिव कमिटी इज फॉर्म अंडर द सेक्शन, कौन से एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होती है वो कौन से सेक्शंस के अंडर फॉर्म होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सेक्शन 5A, यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूजिंग है। सेक्शन 5, सेक्शन 5A, सेक्शन 5AA, सेक्शन 6। अब आप बोलोगे कि सर इतना सब पढ़ने के बाद क्या कैसे याद रखेंगे हम, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, उसके भी बारे में गाइडेंस मैं आगे दूंगा। लेकिन मेरा पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस दोस्तों ये कह रहा है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बार शफल तो होते हैं लेकिन रिपीट हुए हैं, इसलिए मुझे याद है और इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट है जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का मतलब क्या है? जैसे कि सुपर एनुएशन है, रिवॉर्ड है, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है ये आपको चुनना है। व्हाट आर द 3 बेसिक रूल्स ऑफ रेडिएशन, टाइम, डिस्टेंस शील्डिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं सीधा आपको फैक्ट्री एक्ट की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, या फिर यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये है द न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 has introduced certain changes, currently working hours regulated by factory act for workers। ये क्वेश्चन से पूरा पढ़ लेना है आपको। ओके, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि द न्यू लेबर लॉ इम्पोज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ डैश डैश आवर्स ऑफ वर्क पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। ऑप्शन है 12, 10, 8 और 9। ठीक है, फिलहाल फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अभी आपको पता है कि 9 घंटे यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, अब फैक्ट्री एक्ट हो गया, शॉप एक्ट हो गया, या फिर ऐसे 13 कानून हैं जिनको मिला के ये 2020 में कानून पास किया गया है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे हम ऑश कोड भी कहते हैं, OSH कोड। ठीक है, दूसरा, अब आप बोलोगे कि सर क्या फैक्ट्री एक्ट अभी प्रेजेंट है? नहीं है। देखो, ऑश कोड या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 ये एक्चुअल में पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन अभी तक इसका एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। एनफोर्समेंट का मतलब कि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में जब कोड सेंटर से बन जाता है तो उसके हर एक स्टेट के रूल्स भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसको इसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी बॉडी? तो स्टेट की बॉडी कराती है। भले कानून केंद्र ने बना दिए,
ठीक है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट किसको करना है भाई? डिश डिपार्टमेंट को करना है। वो कहाँ बैठा है? स्टेट में बैठा है। तो स्टेट वाले इस कोड के हिसाब से रूल्स बनाएंगे, जिसे ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन रूल्स 2020 या जो भी साल आएगा उसका नाम देंगे और फिर अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब भारत में ऐसे 3 राज्य है, आई थिंक, जैसे कि केरला, पश्चिम बंगाल हो गया, और 2 दिल्ली, और एक राज्य है शायद, उनका अभी तक रूल्स प्रिपेयर्ड नहीं है। इसके वजह से ये अभी बाकी है। शायद एक आध साल में ये भी लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ सोर्सेस ने हमें बताया है कि एक आध साल में 6 महीने में ये भी हो जाएगा। सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे हैं जिनका कानून अभी तक ये बना नहीं। कानून मतलब स्टेट के रूल्स बनाए नहीं है इसके हिसाब से, तो इसके वजह से ये अभी अटका हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन यस, सेंटर में गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है, ये जल्द से जल्द लागू भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि 2020 में कानून बना है, आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से अभी इसका लिमिट 10 साल कर दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में? हर एक सब्जेक्ट का जो ऑनलाइन एग्जाम रहता है 1.5 घंटे का रहता है। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स है 70। हर एक क्वेश्चंस को कितने मार्क्स है भाई? 2 मार्क्स है। पास होने के लिए कितने चाहिए आपको? 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कितने? 35 मार्क्स चाहिए। मैं ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं बहुत सारे कि 10-15 मिनट में अपना एग्जाम खत्म करके निकल जाते हैं। टाइम कितना आपके पास? 1.5 घंटा। सोचो तो कितना ज्यादा वक्त रहता है आपके पास। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप ये सब स्टडी भी कर सकते हो और ये आपको सिखाया भी जाएगा। आगे जाने से पहले किसी को कुछ डाउट है? रेज हैंड। ओके, थैंक यू। दोस्तों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, क्या आसान लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है? प्लीज आप चैट बॉक्स में यस नो जो भी है आपका डाल सकते हो। कुछ टॉपिक रिपीट करना है आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू मनीष। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट, अपना फैक्ट्री एक्ट। भाई फैक्ट्री एक्ट पर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? मैंने पहले दिन ही बताया था आप सभी को कि फैक्ट्री एक्ट क्या है। सेंटर का कानून है फैक्ट्री एक्ट 1940 है। उसके बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से हर एक स्टेट ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं, जैसे कि गुजरात फैक्ट्री रूल्स हो गया, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स हो गया, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। वो भी यूनिट 1 का ही पार्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एज पर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963 फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग persons who wish to obtain certification of fitness, the certifying surgeon shall issue the certificates in form 6। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि कौन से फॉर्मेट में वो इश्यू कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए, ऑल द ऑप्शन ए बी एंड सी आर ट्रू, इस तरीके के भी को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, as per the Factories Act 1948, one of the general duties of occupier is, क्या है इन चारों में से कौन सा जनरल ड्यूटी इसका? टू एंश्योर द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। नंबर 1, कि भाई सारा प्रोवाइड कीजिए, वर्क प्लेस है वो सेफ रखिए, प्लांट सिस्टम मेंटेनेंस करे, ये किसका काम है? ऑक्यूपायर का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है इसका। दूसरा, टू अपॉइंट सच अ पर्सन एज अ possess प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन टू बी इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ फैक्ट्री एक्ट, मतलब जो भी इंस्पेक्टर हैं उसकी वो नियुक्ति करें, जो भी क्वालिफिकेशन है फैक्ट्री एक्ट में दिया हुआ वो। तीसरा, टू एंश्योर सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकल द हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर ऑफ वर्कर व्हाइल दे आर एट वर्क इन फैक्ट्री। जब सारे के सारे वर्कर्स कर्मचारी जो जो भी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में है, तो उनकी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर की जिम्मेदारी ले, तो वो उसको इंश्योर करे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी। अभी डी क्या है कि बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। हालांकि यहाँ पर ए बी सी डी नहीं लिखा है, तो आप इस तरीके से इसका हायरार्की देखिए, ए बी सी एंड डी। अब बी में क्या है? टू अपॉइंट द पर्सन, मतलब फैक्ट्री इंस्पेक्टर को अपॉइंट करें, ये ऑक्यूपर का जिम्मेदारी है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया है।
मुझे बताइए सही ऑप्शन कौन सा है, मैसेज कीजिए, ए बी सी या डी। ये गलत भी हो सकता है, मैं गलत भी मार्क कर सकता हूँ, बोल्ड या जो भी है। चैट बॉक्स में डालिए ए बी सी या डी। यस रहमतुल्लाह जी, आपका कहना है कि ऑप्शन डी, ठीक है। अब ऑप्शन डी, यस प्रसाद जी करेक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऐसा आपका मानना है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है कि ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट। चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऑप्शन बी क्यों सही नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि भाई फैक्ट्री इंस्पेक्टर अपॉइंट करिए, मुझे बताइए जरा, कौन ये जिम्मेदार रहेगा इसके लिए? आप चैट बॉक्स से फिर माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो, नो इशू। फैक्ट्री इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, या फिर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से इंस्पेक्टर का अपॉइंट का जिम्मेदारी किसका है, ड्यूटी किसका है? अरे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग उनसे डील करते हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर डायरेक्टर हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया, जो भी है। सर ऑक्यूपायर सीनियर मैनेजमेंट। ना, मैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऑक्यूपायर ये तो तो यस ये करेक्ट, तो सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेट स्टेट गवर्नमेंट कराएगा ना सर सर। फैक्ट्री यस इंस्पेक्टर तो इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोसेस ना, तो उसको गवर्नमेंट हायर करेगी ना तो। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो उसको गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यस जज करेक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि लेबर मिनिस्ट्री है, जो भी बहुत सारे। रहमतुल्लाह जी, आप कुछ कहना चाहते हो? यस, यू कैन अनम्यूट योर माइक। सर थोड़ा सर थोड़ा ये कंफ्यूजन था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर तो हम लोग बोलते हैं ये लेबर इंस्पेक्टर, एक्चुअली में ये होता कौन सा? जैसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम लोग इसको देते हैं क्या, जो फैक्ट्री फैक्ट्री में नोटिस वगैरह डालते हैं, कहीं भी अगर कुछ ऐसा। प्लीज लॉ- रिपीट करोगे, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है? सर हम लोग फैक्ट्री इंस्पेक्टर का नाम तो सुनते हैं, लेबर इंस्पेक्टर का नाम सुनते हैं, एक्चुअली में ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अलग होते हैं, या फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो होते हैं जो कंपनी में नोटिस वगैरह डाल सकते हैं या फिर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट रहता है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ कहा जाता है, डिश डिपार्टमेंट। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का एक्चुअली फैक्ट्री इंस्पेक्टर पूरा पुराना नाम है, अभी उनको जॉइंट डायरेक्टर ऐसा कहा जाता है, जॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। लेकिन जनरली आज भी लोग उनको फैक्ट्री इंस्पेक्टर के नाम से ही जानते हैं, उनका डेजिग्नेशन एक्चुअल में अलग रहता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब उनको हम फैक्ट्री इंस्पेक्टर कहते हैं। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, मैं आपको बताता हूँ। इनकी नियुक्ति होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो बॉडी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी, ये अपॉइंट करती है। एग्जाम्पल, जो महाराष्ट्र में लोग उन्होंने एमपीएससी के बारे में सुना होगा, तो जब भी रिक्रूटमेंट निकलता है तो एमपीएससी इनका अपॉइंटमेंट करती है, एग्जाम या उनका जो भी इंटरव्यू वगैरह है। अगर आप देखोगे यूपी, तो यूपी पीएससी उनका ये करता है। गुजरात देखोगे तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जे.एंड.के जाओगे तो जे.एंड.के पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, ये इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं दोस्तों। इसका आप अभी रिक्रूटमेंट या जो भी है क्वालिफिकेशन, ये बाद में डिस्कस करूंगा मैं आपको, बहुत आसान है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उनका इंजीनियरिंग चाहिए, और ग्रेजुएशन चाहिए, और कुछ एज का लिमिट रहता है, जैसे कि आई थिंक मैंने सुना था कि 40 साल से कम उनका उम्र होना चाहिए महाराष्ट्र के लिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। उनको थ्योरी पे क्रैक करना पड़ता है, और हाँ, सेफ्टी में कुछ पोजीशंस के ऊपर उनका 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा उनका क्राइटेरिया है। और फिर एग्जाम थोड़ा टफ रहता है, फिर उनका इंटरव्यू रहता है, फिर उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्या है हमारा फैक्ट्री एक्ट। तो ऑप्शन 4 आपको मिल गया है। अब ये आपने कैसे चुना? क्यों आपने देखा कि भाई ये इंस्पेक्टर का तो अपॉइंटमेंट ऑक्यूपायर नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, ये चौथा वाला बराबर है, ठीक है। बीओसीडब्ल्यू एक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट अपना बीओसीडब्ल्यू एक्ट ही है, तो वो भी कौन से क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट, जिसे शॉर्ट में आप महाराष्ट्र फायर एक्ट भी कह सकते हो, 2006। व्हाट इज महाराष्ट्र फायर एक्ट 2006? ऑप्शन क्या है? एन एक्ट टू गिव कंपेंसेशन टू द वर्कर्स अफेक्टेड बाय फायर और एक्सप्लोजन इन द वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस पर फायर होती है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसके वजह से उनको कंपेंसेशन देने के लिए कानून बनाया गया है? बिल्कुल भी नहीं, इस कानून का मकसद अलग है, ठीक है। दूसरा, an act to make a more effective provision of a fire prevention and life safety measures in the various types of building in different areas in state of Maharashtra, ठीक है। yes,
तो फायर प्रिवेंशन मतलब आग ना लगे, लाइफ सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए अलग अलग टाइप के बिल्डिंग में पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए इसको बनाया गया है ताकि और इफेक्टिवली हम इसको ले सकें। तीसरा ऑप्शन है कि एन एक्ट टू रियलाइज प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस इन द फैक्ट्रीज फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग इन द फैक्ट्रीज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए फायर फाइटिंग की ये एक्ट बनाया गया है। नंबर 4, एन एक्ट टू टेक प्यूनिटिव एक्शंस ऑन एम्प्लॉयज हु निग्लेक्ट द फायर प्रिवेंशन। जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स में महाराष्ट्र की, वहां पर उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कानून बनाया गया है। तो इन चारों में से नंबर 2 ऑप्शन सही है। जब मैं आपको फायर एक्ट पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे कि इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया है, फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी को। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द ऑश कोड। ऑश कोड का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 हैज अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का क्या डेफिनेशन दिया गया है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज बीन डिफाइंड एज अ वर्कर डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द वर्क एस्टेब्लिशमेंट ही हायर्ड फॉर सच अ वर्क डैश डैश थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट नॉलेज ऑफ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे ये सारे एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तब ओवरव्यू आपको दूंगा ही कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। ठीक, फैक्ट्री एक्ट पर सवाल है क्या, देख लो मैं। यस, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वन ऑफ द जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर इज, रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सेक्शन 12 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 स्पीक्स अबाउट डैश डैश। भाई फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 12 है ये किसके बारे में बताता है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से आप पढ़ लीजिए। और अगर आप सेक्शन 12 ओपन करोगे, आपका जो भी पीडीएफ है, जो भी फॉर्मेट में है, तब आपको पता चलेगा कि सेक्शन 12 जो है वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब स्टडी कैसे करना है सर किसी भी एक्ट का? सबसे पहले तो आप ओवरव्यू उसका देख लीजिए कि भाई कोई भी एक्ट ले लो, उसका कितना सेक्शंस बनता है, हर एक सेक्शन का नंबर और उसका नाम याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कितने सेक्शंस है? तो सेक्शन 12 किसके बारे में है? भाई डिस्पोजल के बारे में है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन रिपीट आते हैं तो जैसे मैं पढ़ूंगा ना तब ये चीजें भी आपको ध्यान में दूंगा कि अरे इस पर फोकस करो, ये 100% ये क्वेश्चन आएगा, इस पर फोकस करो। तो जब आप ये करोगे ना तो आपको अल्टीमेटली जब एग्जाम में याद आएगा कि अरे सर ने बोला था कि ये आता है। तो हर साल ऐसे प्रैक्टिस है, तो ध्यान देना। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स भी पूरी देख लेना। ठीक है, ये बाकी के बीओसीडब्ल्यू वगैरह एक्ट है, मैंने सारे रिकॉर्डिंग कब मिलेगी सर? हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग सर कब मिल जाएगी आज के लेक्चर की? आज के लेक्चर की 1-2 दिन दीजिए मुझे। ठीक है, ओके सर। पिछले सैटरडे वाला नहीं आया सर। पिछले जो भी लेक्चर उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने दे दिया है। ठीक है, पिछले सैटरडे वाला नहीं आया सर, विकास आप नहीं लिए थे उस दिन, विकास सर आई थिंक लिए थे। ओके, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको। ओके सर। आई थिंक मैंने शेयर किया था, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा दोस्तों, और मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, उसका भी लिंक अपलोड करके। ठीक है, क्या हुआ है थोड़ा मैं बाकी के इसमें भी बिजी हुआ एकेडमिक के, तो शायद उससे थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हो सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आता ही है, द ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड इज कोड 2। ये सारे ऑप्शंस पढ़ लेना। उसका मकसद क्या है कि जो भी ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी अपने कानून है उसको क्या करना, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि कंबाइन करना। ठीक है, और उसको एक अमेंडमेंट लाना, मतलब कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको एक सही से रेगुलेट करना। होता क्या, आपको सच बात बताओ क्या मैं, मान लो कि आप एक फैक्ट्री ओनर हो, ठीक है, या फिर आप फैक्ट्री में एचआर संभालते हो, लीगल डिपार्टमेंट संभालते हो, या फिर आप ईएचएस में काम करते हो, चलो मान लेते हो। एक फैक्ट्री के ऊपर इतने सारे कानून है सेफ्टी के, आप फैक्ट्री एक्ट ले लो, बीओसीडब्ल्यू भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो भी अप्लाई हो रहा है, केमिकल आ रहा है तो एमएसआईसी भी रूल अप्लाई हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ही, लेकिन वो सब अलग होता है और आपको सारे कानून कंप्लाई करना है, और सारे कानून का अलग अलग ऑथोरिटी बनाया गया है।
अब आप फैक्ट्री को एंटरटेन करोगे तो वहां पर पैसों को भी एंटरटेन करना है, उनका भी ये करना है, तो आप समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है कि यार वो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर फैक्ट्री चलाएगा या फिर ये हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून देखेगा। और जो इसको EHS वाला या सेफ्टी वाला जो भी प्रोफेशनल्स है, उनके टीम मेंबर्स है, वो कौन से कानून यहाँ पर देखेगी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी कानून है, इसको क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया। आप समझ रहे हो। तो आसान करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा आप शायद ने सुना होगा, उस पॉलिसी के अंडर ये जो कानून जो लाए गए हैं, ठीक है, इनको कंसोलिडेशन, इसका प्राइमरी मकसद ये था कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जो भी इंडिया में बिजनेस कर रहा है उसको आसानी हो जाए। तो इसके लिए ये सब किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी फीडबैक जाता है जो ऑक्यूपायर है या जो भी फैक्ट्री के मैनेजमेंट है उनके तरफ से, कि अरे सर इतने सारे कानून हैं, हम पता नहीं चलता कि कौन कौन सा फॉलो हो रहा है, हम पर कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो इसके वजह से ये सब कंसोलिडेशन किया गया है। खैर वो लंबी स्टोरी है, कभी लेक्चर में मिलके आपको सुनाऊंगा मैं क्या क्या रीजंस रहे। और शायद आपको भी पता है क्या क्या रीजंस है, मुझसे ज्यादा तो आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आपको भी ज्यादा पता है। मेरा तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आता है हालांकि। खैर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ये भी एक कानून है, इसमें से भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। ESIC एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये सब हम यहाँ पर अभी देखेंगे। खैर अभी हम फैक्ट्री एक्ट की तरफ मुड़ते हैं। फैक्ट्री एक्ट का PDF मैंने ओपन कर दिया है। दोस्तों मुझे ये बताइए कि लास्ट लेक्चर विकास सर ने जो लिया था वो कौन से सेक्शंस पर रुके थे आप, ताकि उसके आगे मैं कंटिन्यू कर सकूं, कोई बता पाएगा। और मैं सर आई सिर्फ थिंक सेक्शन ओवरव्यू 4। दूं। सेक्शन 4। 4, थैंक यू। ओके, अब मैं टाइटल पढ़ूंगा और उसके आगे फिर आपको मैं बस उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है 8 घंटे में मुझे 8 कानून पढ़ने हैं 10 कानून पढ़ाने हैं। अच्छा, अब सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक्चुअली ये क्या क्वेश्चन पेपर मिल सकता है क्या सर हमें ऐसा सेल्फ सॉल्व करने के लिए? क्वेश्चन आंसर, अभी जो आप, हाँ हाँ, हाँ यस सेल्फ यस, सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा थोड़ा सा दोस्तों मोरल भी इंक्रीज होगा उससे। एग्री 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 एग्री, और ये आप सभी के लिए ही बनाया गया है सर मैं आपको थाली में सब परोस के दूंगा, आपको बस खाना है। ये आपके लिए ही बन रहा है, डोंट वरी। जस्ट ये क्या हो रहा है कि हर साल का जो क्वेश्चंस हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, तो वो लिख के हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से हम दे सकेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, हम स्टडी करेंगे, जब वक्त आएगा मैं बराबर सब PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। आज होगा, कल होगा, नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, टाइम पर मिल जाएगा स्टडी करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक एक वर्ड, एक एक PDF सब मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस। सेक्शन 5 की तरफ मुड़ते हैं। सेक्शन 5 का टाइटल मुझे ये दिख रहा है, पावर टू एग्जम्प्ट ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी। पब्लिक इमरजेंसी किसे कहा जाता है, क्या कानून के इसमें दिया गया है क्या, वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें। पब्लिक इमरजेंसी इसे कहा जाता है जैसे कि आपातकालीन इमरजेंसी। इमरजेंसी इंडिया में एक बार लगी थी जब इंदिरा गांधी जी का एरा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे तब, पब्लिक इमरजेंसी लगी थी। अब देखते हैं क्या लिखा गया है। इन केस ऑफ public emergency, state government by notification official gazette exempt any factory or class description from all the any provisions of this act, ठीक है। अब आपको मैं पब्लिक इमरजेंसी के बारे में कुछ चीजें, provided that no such notification shall be made for a period exceeding 3 months at a time। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, अगर आप देखोगे तो, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन पब्लिक इमरजेंसी मीन्स अ ग्रेव इमरजेंसी वेयर बाय सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयरफॉर इज थ्रेटन्ड वेदर बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या है पब्लिक इमरजेंसी, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया भाई। एक तो वॉर हो सकता है, जो कि अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर था। नंबर 2, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर मतलब बाहरी दबाव हो सकता है। और इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक, मतलब इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस हो, सिविल वॉर जैसा वगैरह कुछ हो, तब यहाँ पर इमरजेंसी के दौर पर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस फैक्ट्री एक्ट में दिए गए एक या फिर सारे के सारे जो सेक्शंस है उसको एग्जम्प्ट करा सकते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको,
जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, तब जो भी जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, एचएल हो गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज है जो कि क्या बनाती है, ऑर्डिनेंस बना, दारू गोला बनाती है, राइट, आर्मरीज बनाती है। तब आर्म्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए मान लो कि अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फैक्ट्री एक्ट में फॉलो होती है, तो भाई उसका ऑडिट पेंडिंग है, ऐसा मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि भाई उसका सेफ्टी ऑडिट पेंडिंग है। अब डिश और वार चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान वार चल रहा है, वहां पर ओवर टाइम चल रहा है, अराउंड द क्लॉक यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है। अब यहाँ पर उसका ऑडिट पेंडिंग है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब डिश डिपार्टमेंट या फिर फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो ये कह सकता है कि भाई आप इस सेक्शन से एग्जम्प्ट हो बिकॉज ऑफ द पब्लिक इमरजेंसी, कि आप बाद में भी ये करा सकते हैं ऑडिट। वाई? क्योंकि पब्लिक इमरजेंसी, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी, क्योंकि पब्लिक इमरजेंसी के वक्त यानी कि वॉर वक्त हो गया या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के वक्त कुछ छूट दी जाती है, तो ये किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे नंबर 4 भी दिया गया है, ठीक है, एक्सेप्ट सेक्शन 67, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 67 से इनको छूट नहीं मिलेगी। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो हम 4 नीचे पढ़ेंगे कि क्या है। कब इंसर्ट किया गया? 1950 में। अभी आप समझ रहे हो? तो सेक्शन 67 क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से एक्ट आप पढ़िए, जितना डीप आप पढ़ोगे उतने वैल्यू आपकी बढ़ेगी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इंसर्ट किया गया है, इसका सेक्शन 5A। हाँ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग ये है, शायद मैंने आपको बताया या नहीं, आई डोंट नो। मैं डीजी फास्टली जो कि कानून बनाते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, उनसे मैंने सीखा था। जब ये कानून बना, ठीक है, 1948 में, तब उन्होंने ये सेक्शन 5 इंसर्ट कर दिया, राइट, पावर टू एग्जाम्प्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब अगर यहाँ पर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? सेक्शन 6 आएगा, राइट। लेकिन 6 में क्या दिया गया है? अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। अब मुझे कुछ इसमें इंसर्ट करना है, तो उसका रैंकिंग क्या आएगा? सेक्शन 5A, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब मुझे और भी कुछ अमेंड करना है, कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? सेक्शन 5B कह सकता हूँ, सेक्शन 5। अब अच्छा, मुझे सेक्शन 5A में कुछ अमेंड करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? सेक्शन 5AA। इस तरीके से जो भी है कानून का इंसर्शन किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कानून में से कुछ चीजें हटाई भी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है, देखिए, कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज ऑर्डिनेंस 2020, अरुणाचल प्रदेश का जो अमेंडमेंट था, यहाँ पर सेक्शन 5A यहाँ पर क्या हुआ है? अमेंड हुआ है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्ट दिख रहा है आप? प्रिंसिपल एक्ट कौन सा पता है इस कानून में? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है? अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। देखो, रजिस्ट्रेशन या फिर फैक्ट्री का लाइसेंस या उसके अप्रूवल का जो भी प्रोसेस है, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इन्होंने पूरा जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज है उनको दे दिया है। तो हर एक स्टेट का, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, यूपी, पंजाब, कोई भी स्टेट, महाराष्ट्र हो, तो उनके डिश के पोर्टल्स बने हैं। सिंगल विंडो सिस्टम है आज मोस्ट ऑफ द स्टेट में, ठीक है। तो वहां पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। उनका LMS वगैरह होता है, लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट होता है, डिश का वेबसाइट होता है। तो वहां जाके आपके प्लान वगैरह अप्रूव कीजिए, अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट जो भी है, और फिर आपको वहां पर प्रोविजनल एंड फाइनल फैक्ट्री लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। अब इस सेक्शन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर है, तो वो उनको लाइसेंस दे सकता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। मैं इतना ज्यादा नहीं यहाँ पर इसमें जाना चाहूंगा। नंबर 7, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर क्या है? क्या किसकी नोटिस देनी भाई? द ऑक्यूपायर शैल एटलीस्ट 15 days बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई यूज एनी प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री। अब ये यहाँ पर दिया गया है कि जो भी फैक्ट्री का ओनर है, ऑक्यूपायर है, उसको एटलीस्ट 15 दिन पहले, फैक्ट्री चालू करने से पहले या उसको ऑक्यूपाई करने से पहले, चीफ इंस्पेक्टर को, मतलब डिश डिपार्टमेंट को, ठीक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को यहाँ पर चिट्ठी लिखना पड़ता है या रिटर्न में नोटिस देना पड़ता है कि क्या उस नोटिस में होना चाहिए? नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का स्टेटस क्या है, फैक्ट्री का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका ऑक्यूपायर का एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सारे डिटेल्स उसको देने चाहिए नोटिस में, और फिर उसके बाद वो
फैक्ट्री डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। दैट्स इट। मेल से भी दे सकता है। जनरली ये हार्ड कॉपी नजदीकी जो भी फैक्ट्री डिपार्टमेंट है उससे ये कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, अगर आप ईएचएस डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपको पता है कि ट्रैकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, या कम्युनिकेशन का ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर फैक्ट्री ऑक्यूपाई करने के 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है, ठीक है। आप नोटिस क्या करोगे, एक तो मेल पर दे दे तो मेल पर रिकॉर्ड रहता है। दूसरा, अब वहाँ का फैक्ट्री डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट ला के देना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो आप ला के दिया, उसके बाद उनके पास से बहुत सिंपल चीज है, एक ओसी ले लीजिए, रिसीव्ड कॉपी ले लीजिए कि भाई हमने आपको कम्युनिकेट किया है, आपका डेट, सिग्नेचर और वो ठप्पा उस ऑफिस का होना चाहिए, और ये रिकॉर्ड में आपके पास रखिए। 1 साल हो, 6 महीना, 10 साल के लिए सारा रिकॉर्ड आपके पास रखिए। क्यों? क्योंकि आपने कम्युनिकेट किया था, इसका प्रूफ है आपका। कुछ लोग इसका ओसी, इसका रिसीव कॉपी लेना भूल जाते हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन के बाद भी आपको याद नहीं रहता। तो ये सब जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप कम्युनिकेट करते हो, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बाय पेपर होना चाहिए। हाँ, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो उनके साथ आपके जरूर होने चाहिए। ओरल एक कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शायद ये छोटी चीज है, लेकिन ये आप सभी को पता होगी। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके मैनेजमेंट के साथ मेल पर कम्युनिकेशन करते हैं। मेरा एक रिलायंस का एक प्रोजेक्ट था, तो उनको मैं कंसल्टेंसी दे रहा था, मेरी कंपनी। तो वहां पर मुझे एक है ना, उनका ये कौन था, क्या बोलते हैं उसको, कंसल्टेशन उनका अलग था। मेरा तो ये जिस मैन पावर का कंसल्टेशन था, उनका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर का कंसल्टेशन उन्होंने टाटा कंपनी का था, टाटा प्रोजेक्ट्स वहां पर कंसल्टेंट करके थे। मेरा आदमी, मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे वहां पर ऑफिसर से, वो उससे कम्युनिकेट करते थे। वो वर्बली तो कम्युनिकेट करता ही था दोस्तों, वो बोलता था कि हर चीज मेल पर डालिए आप। उसको कुछ भी पूछो, वो बोलता मैं मेल कर दूंगा, मैं मेल कर दूंगा। जो भी छोटी छोटी चीजें वो मेल कर रहा था। तब ऑब्वियसली हम ऐसा सोचते कि व्हाई ही इज डूइंग मेल, ठीक है, क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए मेल करता था। लेकिन तब अभी जाके इंपॉर्टेंस उसका पता चलता है कि भाई ये मैंने आपको 8 दिन पहले बोला था, आपने कंप्लाई नहीं किया है, दिस इज द पेनल्टी। ठीक है, सिंपल एज दैट। और इससे क्या होता है कि आप भी सेफ रहते हो कि यस, मैंने अपर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट को इंटीमेट किया है, आप देख लीजिए मैंने मेल किया है, ऐसा है। तो और एक मेरे एक जैसे टीचर जैसे ही थे, सीनियर थे, वो बोले प्रतीक देखो, अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आप बीसीसी में अपना पर्सनल मेल भी रखिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस है, आपने कुछ चीजें हाईलाइट की है मैनेजमेंट को, तो पर्सनल मेल पर, क्योंकि क्या होता है कि काम पर निकालने के बाद आपका ऑफिशियल मेल का एक्सेस चला जाता है, तो प्रूव करना बहुत हार्ड जाता है कुछ केसेस में। तो उन्होंने कहा है कि आपको बीसीसी में आपका पर्सनल मेल भी रखे, ताकि आपके पास भी एक मेल का ये रहे। मैंने बोला सर ये डेटा का वायलेशंस नहीं, वो बोले देखो ऐसा है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, कुछ कम्युनिकेशन रखिए जो कि आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मेल पर कम्युनिकेशन रखना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। कोई इसके बारे में डिस्कस करना चाहेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, तो यू आर ओपन टू डू दैट प्लीज। कोई कहना चाहेगा इसके बारे में, मेल पर कम्युनिकेशन आपकी कंपनी में क्या प्रैक्टिस है, ये जरा बताइए मुझे। क्योंकि सर बाद में कुछ ब्लेमिंग ना आए। हाँ, ओके, ठीक है, और कोई। दूसरा क्या है सर कि मेल पर अगर रहता है तो सबको नॉलेज में रहता है। अगर आप कोई दूसरा कोई पूछता भी है तो आप इंटीमेट उसको बता सकते हैं कि मैं आपको ऑलरेडी मेल पर दिया हूँ। तो इस तरह से आप सेफ तरीके से रहते हैं सर उसमें। करेक्ट, आशीष जी ने सही जवाब दिया है कि एविडेंस है भाई, रिटर्न में जब आपके पास होगा तो करेक्ट एविडेंस है। अच्छा, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस बताइए कि आप क्या क्या यहाँ पर रिसीव में लेते हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस है। क्योंकि आई नो कि ईएचएस वालों को यहाँ पर आईआर का भी काम करना पड़ता है। आईआर आपने सुना होगा शायद, इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसे कहा जाता है।
फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो गया या लेबर डिपार्टमेंट हो गया, इनसे आपको सब बॉयलर डिपार्टमेंट हो गया प्रोसेस वालों को, तो इनसे क्या करना पड़ता है आपको, एक लाइजनिंग करना पड़ता है ना, तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी। आई थिंक फैक्ट्री एक्ट में अब मुड़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन मुझे लगता है मेरे पर्सनल हिसाब से, वो है सेक्शन 7A, जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। ये सारा कुछ इसमें ही ये हुआ है, सारा कुछ जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। अगर आप पढ़ोगे सही से कि क्या क्या ड्यूटी, और इसके ऊपर 1000% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये घूट के पी लो भाई, आज ही मैं कह रहा हूँ, पढ़ लो 7A क्या है। Every occupier shall ensure, so far as is reasonably practicable, the health and safety welfare of all workers while they are at work in the factory। मतलब एवरी ऑक्यूपायर की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे वर्कर उनकी हेल्थ का, सेफ्टी का, वेलफेयर का ख्याल रखे जब तक वो फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में है। दैट्स इट। इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। फिर क्लॉज 2 आता है, फिर ए बी सी आप ये सब पढ़िए, जैसे कि आपको मेंटेनेंस करना है प्लांट एंड सिस्टम्स का, फैक्ट्री को कोई भी मटेरियल से, हैंडलिंग से, स्टोरेज से, ट्रांसपोर्ट से, कोई भी टाइप का मटेरियल हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है, तो उससे रिस्क ना हो, किसी की हेल्थ को रिस्क ना हो, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन आर नेसेसरी टू इंश्योर। मतलब क्या कि जो भी वर्कर हैं उनको इंफॉर्मेशन, उनको ट्रेनिंग, उनको सुपरविजन प्रोवाइड करें। ये किसका जिम्मेदारी, ऑक्यूपायर। इसीलिए वो इंटरनल और थर्ड पार्टी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये वर्कर का अधिकार है। Next, the maintenance of all places of work in the factory in a conditions that is safe and without the risk to the health and provision maintenance, such mean access हो गया, egress हो गया, safe and without such a risk। तो जो भी access है, आने जाने का जो भी जगह है वहां पर रिस्क फ्री हो, ये भी आपका काम है। तो 7A में ये सब दे सकते हैं। अब एक बंदा मुझे मिला, मेरा स्टूडेंट ही था, एक्चुअली उसका रवैया कैसा था मैं आपको बता दूं, ये वो सही भी था शायद, वो हर एक चीज मुझसे, वो ज्यादातर फायर का कंसल्टेशन लेता था। वो नाइट फ्रैंक करके कंपनी है, उसमें काम करता है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। नाइट फ्रैंक आपने सुना होगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट करती है कंपनी। तो हर चीज मुझे पूछता था कि सर इसका क्या क्लॉज है, उसका क्या क्लॉज है, मुझे क्लाइंट को देना है। मैंने कुछ महीनों तक तो सारे क्लॉज ढूंढ ढूंढ के दिए उसको कि इस क्लॉज में दिया है कुछ, लेकिन मैंने उसको कहा कि भाई देखो, हर एक चीजें एक्ट में या इंडियन स्टैंडर्ड में इसमें लिखी नहीं होती है, कुछ चीजें जनरलाइज होती है, वो आपको एज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है, और फिर वो सेक्शन पकड़ के आपको उसको देना है। हर एक एक्ट में, हर एक स्टैंडर्ड में कुछ स्टेटमेंट जनरलाइज होते हैं, तो उसका रेफरेंस देके आप आपके मैनेजमेंट को ये प्रूव कर सकते हो कि ये करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीजें स्पेसिफिक रिटर्न नहीं रहती है, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग मटेरियल से सिस्टम्स है। जैसे कि एग्जांपल, ये अब यहाँ पर मान लो कि कोई गड्ढा है फैक्ट्री में, ठीक है, एग्जांपल के लिए गड्ढा है, उसको हमें क्या करना है, कवर करना है, एग्जांपल। अब ये जिम्मेदारी ऑक्यूपायर की है, ठीक है, और कोई भी ऑक्यूपायर अगर ऐसा नहीं बोलेगा, फिर भी उसने पूछ लिया कि बताओ मुझे कानून में कहाँ लिखना है कि ये गड्ढा कवर करना मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर आप यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट में ढूंढते बैठोगे क्या? इवन तो इसमें दिया भी गया है कि मीन्स ऑफ एक्सेस वगैरह ये सब, फिर भी तो आप बोलोगे कि सर ऐसा मेंशन तो नहीं है कि पिट कहाँ पर है स्पेसिफिक, मुझे बताओ तो यहाँ पर एक सिंपल है, 7A में ये लिखा है, एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपका जो भी वर्क प्लेस है वो क्या होना चाहिए, रिस्क फ्री होना चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो सारे टाइप के रिस्क आ गए इसमें, सारे टाइप के रिस्क, जिस जिस चीज से वर्कर को रिस्क है, चाहे वो वेंटिलेशन हो, चाहे वो केमिकल्स हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो, नॉइज हो, एनवायरमेंट हो, जो भी हो गया, उससे उसको प्रोटेक्ट करना है, उससे उसको बचाना है, दैट्स इट। तो ये किसका ड्यूटी, ये ऑक्यूपायर का ड्यूटी। तो 7A में आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती है, जिसका रेफरेंस देके आप आपका सेफ्टी कल्चर इंप्रूव कर सकते हो, अच्छे अच्छे सेफ्टी मेजर्स आपके फैक्ट्रीज में या वर्क प्लेस पर ले सकते हो। 7B, जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर वर्ड डाला है, एज रिगार्ड्स आर्टिकल एंड सब्सटेंस फॉर यूज इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल या जो भी चीजें इस्तेमाल होती है प्रोडक्शंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही। तो
रिस्क भी होनी चाहिए, वो मटेरियल से किसी के हेल्थ को डिटोरेट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ स्टेट अमेंडमेंट भी दिए गए हैं, जैसे कि 7A ऑक्यूपायर ऑफ मैच एंड फायर वर्क्स फैक्ट्री टू इंश्योर वर्कर्स। आपने देखा होगा तमिलनाडु में बहुत सारी फायर वर्क्स की फैक्ट्री, तमिलनाडु से कोई है क्या? बहुत सारे यहाँ पर पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज वहां पर तमिलनाडु बहुत फास्ट रैपिडली ग्रो हो रहा है। तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज वगैरह वहां पर ग्रो हो रही है। नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर। अच्छा सॉरी, सेक्शन 8 यहाँ पर मिसिंग है, इंस्पेक्टर्स। अब इंस्पेक्टर का मतलब एक ही है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, समझ लेना, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऐसा उन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट, जैसे कि GR वगैरह कहते हैं हम, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या ऑफिशियल गैजेट की कहते हैं, वो क्वालिफिकेशन और इसका एक्सपीरियंस देख के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर, ये सारे उसके क्या है, पावर दिए गए हैं। एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर ये पोजीशन से डिजिग्नेशन है उनको, ठीक है। ये 1976 से ये डिजिग्नेशन चेंज हुआ है, अगर आप देखोगे तो। यस, यहाँ पर दिया भी गया है एक्ट 1948 ऑफ 94 ऑफ 1976 सेक्शन 6। WEF मतलब विथ इफेक्टिव फ्रॉम 26 अक्टूबर 1976 से। ये विथ इफेक्टिव फ्रॉम, WEF का मतलब है विथ इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब इस डेट से ये इफेक्टिव रहेगा, लागू होगा। लिख लीजिए आप, नोटबुक अगर आपके पास है तो, WEF विथ इफेक्टिव फ्रॉम। कभी कभी एक्ट में INS ऐसा भी वर्ड है, देखो INS मतलब क्या, इंसर्टेड बाय, ये भी लिख लीजिए, इंसर्टेड बाय मतलब ये एक्ट में डाला गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, WEF विथ इफेक्टिव फ्रॉम, INS इंसर्टेड बाय। तीसरा चीज लिख लीजिए, SUB डॉट सब्सटीट्यूटेड बाय। SUB मतलब सब्सटीट्यूट किया गया है भाई, उसको रिप्लेस किया गया है, चेंज किया गया है, सब्सटीट्यूट किया गया है। सेक्शन 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर। भाई पावर ऑफ इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा है, वो कभी भी फैक्ट्री में विजिट कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग सकता है, किसी भी मशीनरी का, प्लांट का, मटेरियल का एग्जामिनेशन के लिए सैंपल ले जा सकता है, कोई भी रजिस्टर उसका जेरोक्स कॉपी मांग सकता है हमसे, ठीक है। किसी भी चीज को सील कराने के भी पावर उसके पास है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन के भी राइट्स उनके पास है, तो ये सारा अधिकार वहां पर उस पावर में दिया गया है। सेक्शन नंबर 10 सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन जनरली डॉक्टर्स होते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि वो एनुअल हेल्थ चेकअप वगैरह करे, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह दे उनको, तो ये उनके पावर्स रहते हैं। चैप्टर नंबर 3 हेल्थ। अब बस हेल्थ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हेल्थ में पहला ही सेक्शन क्लीनलीनेस है। भाई क्लीनलीनेस से हमारी हेल्थ होगी, जहाँ पर गंदगी है वहां पर हमारी हेल्थ डिटोरेट होगी, तो क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्लीनिंग कितना होना चाहिए, फ्लोर कितना धोना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, वॉशिंग कब होना चाहिए, सब इसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। पेंट कब होना चाहिए, ये सब। सेक्शन 12 डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट क्या है, सेक्शन सबसेक्शन 1 क्या कहता है इसमें, इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा गया, तो देखा आपने, याद आया आपको कि भाई सेक्शन 12 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंक्लूड्स डैश 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 डैश, तो उसमें इंक्लूड्स क्या है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। तो जो भी वेस्ट है, कचरा वगैरह है, एफ्लुएंट वाटर जो है, ठीक है, तो वो इसमें ऐड किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आप बोलोगे एफ्लुएंट पर आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी, वेस्ट और एफ्लुएंट पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी यहाँ पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते, ऑब्वियसली। तो मतलब फैक्ट्री एक्ट भी उसको रेगुलेट करता है, और आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी जो भी कानून है वो भी इसको रेगुलेट करते हैं, तो दोनों को भी आपको फॉलो करना है। लेकिन स्ट्रिंजेंटली यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो गाइडलाइंस है उसको ही आपको रेफर करना है, याद रखना। क्योंकि स्ट्रिंजेंटली यहाँ पर जो सुपेरियर अथॉरिटी जो है वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप बोलोगे यार सर सुपेरियर अथॉरिटी कैसे हो गया, मैं सिर्फ एफ्लुएंट और वेस्ट की बात करता हूँ कि यहाँ पर आपने सुपरसीडिंग या फिर आपने ये सुना होगा कौन सा एक्ट, कभी कभी क्या होता है कि दो कानून ओवरलैप हो जाते हैं,
अब वेस्ट और एफ्लुएंट के बारे में आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन भी दिखेगी और यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 12 भी दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, मतलब एक के बारे में दोनों कानून में दिया गया है, गाइडलाइन में भी दिया गया है भाई, फैक्ट्री एक्ट में भी दिया गया है। अब फॉलो कौन सा करें, या फॉलो दोनों ही करें, या अगर कुछ मसला होता है तो दोनों में से कौन सा एक हम रेफर करें, कौन सा सुपेरियर है। तो इससे लिए जो उस स्पेसिफिक चीज को या उस स्पेसिफिक हम कह सकते हैं टॉपिक को जो अथॉरिटी ज्यादा फोकसली रेगुलेट करती है उसको सुपरसीडिंग मिल जाता है स्पेसिफिकली। जैसे कि अगर मान लो कि फैक्ट्री का कोई भी मसला है ना, तो फैक्ट्री एक्ट पहले देखा जाएगा, ये याद रखना। वाई? क्योंकि वो स्पेसिफिक लॉ बना है फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कंपेंसेशन की बात हो, चाहे सेफ्टी की बात हो, तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट ही उठाकर देखेंगे। वाई? क्योंकि उस फैक्ट्री से रिलेटेड क्या आ गया, फिर फैक्ट्री एक्ट बना है। अब एफ्लुएंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो उससे रिलेटेड कौन सा कानून है, उससे रिलेटेड गाइडलाइन है आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो वो सुपेरियर आ जाएगा। वहां पर फैक्ट्री एक्ट नहीं देखा जाएगा, इवन दो वो एफ्लुएंट वेस्ट फैक्ट्री से निकला होगा, फिर भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन ही फॉलो हो जाएगी। वाई? बिकॉज वो अथॉरिटी सुपेरियर है फॉर द वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। अब ये थोड़ा सा आपको ये लगेगा कंफ्यूजिंग लगे, मैं आपको एक बता दूं, एक मूवी आई थी, पता नहीं 4-5 साल हो गए शायद उसको आए हुए, उसका नाम था, कौन सा मूवी था वो, सिर्फ एक बंदा ही काफी है, शायद आपने देखा होगा। वहां पर कुछ एक केस था, एक रेप केस था, उस पर पूरा पिक्चर दिखाया गया है ये सब। और वहां पर लास्ट में उन्होंने कहा है कि जो स्पेसिफिक कानून होता है वो सुपरसीडिंग करेगा, मतलब उसका जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, उसकी बात पहले सुनेगा। तो फैक्ट्री एक्ट की बात नहीं सुनेगा एफ्लुएंट के बारे में, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के बारे में पहले सुनेगा। तो ये याद रखना, तो कानून के हिसाब से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है। आप देखा है आपने, आप में से किसने देखा है वो सिर्फ एक बंदा काफी, उसमें शायद मनोज वाजपेयी जी ने वकील की किरदार अदा किया था। तो उसमें वो है, हियरिंग में उन्होंने एक डायलॉग है, ठीक आई हैव है, अ डाउट। यस अतिउल्लाह जी बोलिए। सर आप बोल रहे कि लाइक नॉइज पॉल्यूशन के रिलेटेड अगर कुछ हो रहा है तो नॉइज पॉल्यूशन का पहले सुना जाएगा, लेकिन नॉइज पॉल्यूशन बोर्ड भी कमिंग टू इन फैक्ट्री एक्ट ना सर? नहीं, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर नहीं आता है, ये भी याद रखना। नॉइज की गाइडलाइन उसमें जरूर दी गई है, ठीक है, नॉइज कितना रखना चाहिए उसका गाइडलाइन इसमें जरूर दिया गया है, लेकिन जब गाइडलाइन ओवरलैपिंग हो जाएगी तब आपको किसका सुनना है, आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही सुनना है। अब अभी आप समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल, फिर भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि नॉइज के बारे में यहाँ पर हमें ये बताया गया है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से कि 85 डेसिबल से ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए अगर 8 घंटे हम काम करते हैं, ठीक है। राइट अब हमें पता है कि 85 डेसिबल है। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गाइडलाइन ये है एग्जाम्पल के लिए हमें कि भाई आप 90 डेसिबल तक नॉइज रख सकते हो, ठीक है, इवन दो वो अथॉरिटी सुपेरियर है, लेकिन आप कंप्लाई किसको करेंगे पता है, 85 डेसिबल वाले को। वो अथॉरिटी भले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सुपेरियर, फिर भी फैक्ट्री में आप किसको रखेंगे, नॉइज का अगर टॉपिक है तो फैक्ट्री एक्ट में 85 डेसिबल रखोगे, क्योंकि सेफर साइड विल बी बेटर। अभी क्लियर है? तो इसलिए आप फैक्ट्री एक्ट वाला चुनोगे, क्योंकि उससे दोनों ही कंप्लाई हो जाते हैं, मेरा गाइडलाइन भी कंप्लाई हो रहा है और मेरा फैक्ट्री एक्ट भी कंप्लाई हो रहा है। अब मैं बात कर रहा था एफ्लुएंट की, तो अगर आप डिजी स्टैक लगा रहे हो तो डिजी स्टैक में आप फैक्ट्री एक्ट में गाइडलाइन ही नहीं है, तो आप किस में देखोगे, ऑब्वियसली इसमें देखोगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या गाइडलाइन है। तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। और हाँ, थैंक्स फॉर रेजिंग द क्वेश्चंस, ताकि मुझे और भी मौका मिले क्लियरिटी देने का, और शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, अगर कुछ हो तो प्लीज क्लियर मी, ओके। ऐसा नहीं कि मैंने जो भी बोल दिया वो राइट ही है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर द लाइफ लॉन्ग लर्नर, और यही अप्रोच आपका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एडीएस कर लिया, मैंने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया तो मुझे सब आ गया, नहीं। जिस दिन आपके मन में ऐसा आ गया कि मुझे सब पता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, ठीक है, समझ लेना कि आपकी ग्रोथ रुक गई, या अभी आपकी ग्रोथ या डी ग्रोथ के लिए आप शुरू हो गए, आप या कोई भी बंदा हो दुनिया में।
ऐसा मान लेना। और इस फील्ड में ऐसा है कि आप जितना ज्यादा पता करोगे, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि अरे मुझे कितना कम पता है। ये इसका ब्यूटी है अपने फील्ड का, कि जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे ना, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा अरे ये कितना बड़ा समंदर है ये चीज, और मुझे तो कुछ नहीं पता है इसके बारे में अभी भी। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 गाइस, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। अब आप बोलोगे सर एडिक्वेट का मतलब क्या निकाले यार हम? एडिक्वेट वेंटिलेशन मतलब कितना होना चाहिए सर्कुलेशन, एयर चेंज कितना होना चाहिए, ठीक है। अब इसका गाइडलाइन आपको स्टेट के रूल्स में भी देखने को मिलेगा। अगर वहां पर नहीं है तो आप वेंटिलेशन की किसी एडिक्वेट या फीडबैक ले सकते हो लोगों का, वेंटिलेशन है, सफोकेशन तो नहीं हो रहा है ना, तो फिर इस तरीके से आपको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब क्लीन रूम का जनरल प्रैक्टिस क्या है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए। जनरली 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होने चाहिए, नॉर्मल वर्क प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, और 50% ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ये ह्यूमन के लिए कंफर्ट प्रोवाइड करता है, आप समझ रहे हो। तो ये जनरल प्रैक्टिस है, लेकिन आपका प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि कोई फार्मा कंपनी तो वहां पर क्लीन रूम का स्टैंडर्ड अलग है, वहां पर टेम्परेचर का स्टैंडर्ड अलग है। कभी कभी ये जो वेंटिलेशन टेम्परेचर है ये सीजन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर गर्मी के मौसम में टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, जैसे कि 22 डिग्री तक भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे मानसून के मौसम में क्या होता है कि मेटल वाला पार्ट है वो यहाँ पर जंग लगता है, उसको रस्ट आता है, तो उसमें ह्यूमिडिटी और भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीजनेबल के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट भी करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे लोगों को डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है। ये एक्ट कहता है प्रोडक्ट तो डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस सिस्टम में खराबी नहीं होनी चाहिए, साथ साथ सबसे पहले प्रायोरिटी आपके वर्कर को देनी है, वर्कर के कंफर्ट, उसके हेल्थ को देनी है, कि रिस्क नहीं होना चाहिए। Number 14, dust and fumes. Yes, in every factory, by reason of a manufacturing process carried on, there is a given of any dust. कोई भी डस्ट हो गया, कोई भी फ्यूम हो गया, और कोई भी इम्प्योरिटी हो गया किसी भी नेचर का, तो सच एन एक्शन इज लाइकली टू बी इंजरियस और ऑफेंसिव टू द वर्कर एम्प्लॉयड। जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको इंजरी हो सकता है या ऑफेंसिव हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाए किसी भी वर्क रूम में, तो उसको एग्जॉस्ट क्या करना चाहिए, यहाँ देखो, इफ एनी एग्जॉस्ट एप्लीकेबल इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पस इट शैल बी अप्लाइड as near as possible to the point of origin of the dust, fume or other impurity, and such a point shall be enclosed so far as possible. Important statement है, important statement, कि अगर ऐसा कुछ डस्ट फ्यूम्स है तो यहाँ पर एग्जॉस्ट अप्लायंस जो भी इक्विपमेंट है वो हो सके उतना पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब होना चाहिए जहां से डस्ट फ्यूम निकल रहा है, और वो हो सके उतना एंक्लोज होना चाहिए। पेंट रूम देखोगे आप, ग्राइंडिंग देखोगे, वेल्डिंग देखोगे, जिसमें से फ्यूम्स निकलता है, तो एग्जॉस्ट बहुत करीब होता है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन के, जहां से, या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हो। जनरली पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन एक ही है, जहां पर वो ऑपरेशन हो रहा है, जहां पर वो काम हो रहा है, वहां से ही तो डस्ट निकलता है या फ्यूम्स निकलते हैं, तो उससे वहां पर खींच के बाहर लेके जाना चाहिए इसे। अब in any factory, no stationary internal combustion engine shall be operated unless exhaust is conducted into the open air, and no other internal combustion engine का इंटरनल कंबर्शन इंजन, आईसी इंजन की बात हो रही है, shall be operated in any room unless effective measure have been taken to prevent such accumulation of fumes. मतलब बिना किसी एग्जॉस्ट के आप इंटरनल कंबशन इंजन ऑपरेट नहीं कर सकते इन्हीं फैक्ट्री में। मैं स्टेशनरी की बात कर रहा हूँ, स्टेशनरी मतलब कि एक जगह पर इंस्टॉल्ड हुआ है, वो पोर्टेबल नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट देना ही पड़ेगा, और उसका आउटलेट कहाँ होगा, ओपन एयर में होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक फैक्ट्री में फायर पंप रूम होता है, तो पंप हाउस में अगर आप देखोगे डीजल जनरेटर पंप होता है, तो उसका एग्जॉस्ट भी यहाँ पर ओपन एयर में होना चाहिए। पंप रूम में सारा फ्यूम्स एक्यूमुलेट होगा, नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। अब आप बोलोगे सर कौन सा सेक्शन, ये लो सेक्शन 14 क्लॉज 2 डाल दो, हो गया काम। सिंपल है। जब आपका रिपोर्ट या आपका रिमार्क, आपका ऑब्जर्वेशन एक्ट स्टैंडर्ड के रेफरेंस से भरा हुआ होगा, इट विल सीम लाइक अ प्रोफेशनल रिमार्क। और हर एक चीज को
कानून का सहारा देना नॉट नेसेसरी। कभी कभी मैनेजमेंट भी अच्छा होता है कि वो इनिशिएटिव लेता है कि भाई सेफ होना चाहिए, लेकिन आपको रेफरेंस पता होने चाहिए सारी चीजों के। जितना ज्यादा रेफरेंस आपको पता होगा उतना ज्यादा आपके स्टेटमेंट में वेटेज आएगा। और ऐसा जब आप प्रैक्टिस करते हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हर एक चीज का आप एक्ट का रेफरेंस देते हो। एक चीज अगर आपने ऐसे ओरली भी बोल दी ना कि ये होना चाहिए, तो वो बोलेगा अरे इसका रेफरेंस दे देगा, चलो इसको कंप्लाई करते हैं। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस मैंने सुना है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, आपको पता है कि आर्टिफिशियल जो भी एचवीएसी सिस्टम हो गया उसके बारे में यहाँ पर इसके डिस्कस किया गया है। नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, ओवर क्राउडिंग। यहाँ पर स्पेस का मेजरमेंट दिया गया है कि आपके फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं 9.9 क्यूबिक मीटर एटलीस्ट उनको जगह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा मेजरमेंट इसमें दिया गया है। स्टेट के पास भी कुछ राइट है, वो भी आप देख लीजिएगा, हर एक स्टेट का अलग अलग है, लेकिन जनरली प्राइमरी जो है इसमें से ही लेना, और ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो सके वो प्रोवाइड करना आपको। लाइटिंग, लाइटिंग के लिए तो एक स्टैंडर्ड बना है पूरा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइटिंग का, कितना लाइटिंग होना चाहिए, नेचुरल आर्टिफिशियल बोथ होना चाहिए। अभी तो शायद वो एनर्जी, यस, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर कुछ रेशो भी रखा गया है कि नेचुरल लाइटिंग इतना होना चाहिए, इतना परसेंटेज वगैरह। कोई बताएगा उसके बारे में यार, मुझे सच में इतना स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन नहीं पता है। मेरे एनर्जी ऑडिटर करते वो, लेकिन मैंने नहीं देखा है। एमडी रहमत जी बोलिए। सर आपने जो अभी रूम के बारे में बताया कि 9.9 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, हाँ, सर यही आपने कहाँ से कहा सर? यस, ये देखो, ये सेक्शन 16 है, क्लॉज 2, विदाउट प्रिजुडिस ऑफ जनरलिटी सबसेक्शन 1 देयर शैल बी एवरी वर्क रूम ऑफ फैक्ट्री इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ Yeah. कमेंसमेंट ऑफ दिस एटलीस्ट 9.9 क्यूबिक मीटर एंड ऑफ फैक्ट्री बिल्ट आफ्टर। अब यहाँ पर ये पूरा पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा। नो रूम एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू एन एक्सटेंट इंजरियस टू द हेल्थ ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। कोई भी ऐसा जगह नहीं होना चाहिए कि वहां पर ओवर क्राउडिंग हो रहा है, बहुत नजदीक नजदीक लोग काम करते हैं वो। ठीक है, फैक्ट्री बिल्ट ऑफ कमेंसमेंट एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर बिफोर की बात हो रही है, जो फैक्ट्री एक्ट जब आया तब 9.9 क्यूबिक मीटर चलेगा, लेकिन आज के बाद ये कितना होगा, 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस फॉर every worker employed therein for the purposes of this section. No account shall be taken in space which is more than 4.2 meter above the level of floor of the room. ठीक है, अब यहाँ पर हाइट मैक्सिमम कितना आप कंसिडर करोगे, 4.2 मीटर ही हाइट कंसिडर करोगे। अब ये क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम रहता है। ठीक है, मतलब क्या, हाइट, विड्थ और लेंथ, तो ये तीनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना क्यूबिक मीटर, एक वर्कर के लिए कितना क्यूबिक मीटर जगह चाहिए, 14.2 क्यूबिक मीटर जगह चाहिए फैक्ट्री में, उसका वर्क प्लेस में। अगर उससे कम है उसका मतलब है कि भाई ये ओवर क्राउडिंग हो रहा है। आप पूछोगे कि सर इसे कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, दो वर्कर में डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ठीक है, दो ये ले लो, चार ले लो, तो उसमें डिस्टेंस कितना वो कैलकुलेट कर लीजिए, उसका लेंथ ले लो, विड्थ ले लो, हाइट मैक्सिमम 4.2 लेना, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना मीटर में। आपका आंसर 14.2 से ज्यादा आना चाहिए। दैट्स इट, ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 16 का, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है इसका। आई होप अभी क्लियर है। अच्छा हाँ, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछता था दोस्तों। यार मुझे नेचुरल लाइटनिंग का ये बताइए जरा, रेशो बताइए, नेचुरल लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग, ऐसा कुछ है क्या एनर्जी का पैरामीटर सस्टेनेबिलिटी का, कि हर एक फैक्ट्री में 50% 20% नेचुरल लाइटिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या, बताइए जरा, आपको गाइडलाइन पता है कुछ? क्योंकि अभी बहुत सारे इंडस्ट्री में जैसे कि स्काई शीट्स वगैरह होते हैं नेचुरल लाइटिंग के लिए, वो भी इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि उससे बिजली बचे। क्योंकि अगर नेचुरल लाइटिंग, सूरज की रोशनी जितना ज्यादा फैक्ट्री में आएगी उतना कम बल्ब हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब कम बिजली जाएगी और सस्टेनेबिलिटी होगी। तो इसके बारे में किसके पास गाइडलाइन है क्या यार? कोई बताएगा? चलो ठीक है, मुझे कुछ मिलता है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप रिसर्च कीजिए, पूछिए, कुछ मिलता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं लेक्चर में शेयर कर सकूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग का हो गया, लाइटनिंग का तो एक पूरा स्टैंडर्ड ही लिखा है, ठीक है, कि कितना लाइटिंग होना चाहिए। हाँ सर एक मुझे सवाल है लाइट, सर। जी बोलिए।
सर ये जो सोलर लाइट वगैरह चलती है आजकल कंपनियों में देखते हैं, कौन सोलर सी लाइट लाइट? जो सोलर सनलाइट वाली जो सोलर लाइट। सोलर, सोलर से बिजली, हाँ यस यस यस, हाँ, हाँ। वो नेचुरल लाइटिंग में आएगी सर कैसे? नहीं नहीं, वो एक्चुअली सोलर से जनरेट आर्टिफिशियल लाइटनिंग ही वो, लेकिन उसका क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी में आता है वो एनर्जी टाइप है, सोलर मतलब कि एनर्जी वो, तो वो रिन्यूएबल में आता है वो। आई थिंक उसका फैक्ट्री में कुछ 1 मेगावाट का कुछ लिमिट दिया है हर एक फैक्ट्री को, शायद 1 मेगावाट से ज्यादा आप बिजली पैदा नहीं कर सकते उससे, ऐसा कुछ है। या फिर उससे ज्यादा पैदा करना पड़ेगा, या फिर जनरेट करना है तो स्पेशल परमिशन लगता है, ऐसा कुछ है उसका गाइडलाइन। तो वो नेचुरल में आता है। अभी हम अगर लाइटनिंग की बात करें, अगर सोलर से भी मैं बल्ब चला रहा हूँ तो वो आर्टिफिशियल में आएगा। सिर्फ सूरज की रोशनी अगर ले रहा हूँ तो नेचुरल लाइटनिंग में आएगा। अभी क्लियर है? तो एनर्जी और लाइटनिंग ये डिफरेंट है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। क्लियर है? यस और जी नो? सर क्लियर है। यस। ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्लियर बोल रहा हूँ तो तभी हाँ बोलना, ऐसा मत कीजिए। जब तक आपको लगे कि सच में यस आई एम सेटिस्फाइड, तभी बोलना, ठीक है? ताकि कभी कभी ऐसा भी होगा शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए आपसे, ठीक है? अब लाइटनिंग के लिए अगर आप देखोगे तो एक इंडिया स्टैंडर्ड है, इंडिया स्टैंडर्ड 6665। आई थिंक वो 1972 में आया था, उसका कुछ अमेंडमेंट भी हो गया होगा शायद। तो वो एक बार स्टडी कर लीजिएगा, 6665 नोट डाउन कर लीजिए आप। चेक करते हुए मेरे पास है क्या है। अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है लेटेस्ट वाला, वो सिखाया क्या आपको ऑफिशियल वेबसाइट से? एक्ट का तो बताया था मैंने, याद है मुझे। कल मुझे याद देना, ठीक है? मैं आपको स्टैंडर्ड डाउनलोड किस तरीके से करना है वो सिखाऊंगा आप सभी को। मतलब जो ये वाला रिसेंट वाला अमेंडेड, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम यही रुकते हैं। बाकी का आप देख लीजिएगा, लैट्रिन्स यूरिनल्स वगैरह सेक्शन सब पढ़ लीजिएगा, फैक्ट्री एक्ट। कल मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा और फिर नेक्स्ट एक्ट की तरफ मुड़ते हैं हम। बाकी का स्टैंडर्ड का टाइटल वगैरह आप देख लीजिएगा। यस सर, अहमद जी बोलिए, एनी क्वेश्चंस? सर ये कह रहा सर, मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर सही से क्लास। लास्ट टाइम में मैंने ज्वाइन किया था और लास्ट टाइम भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। 10 मिनट या 15 मिनट ही ज्वाइन कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ। तो एक्चुअली हमें थोड़ा सा लिंक भेज दीजिएगा, पिछली जितनी भी यस क्लासेस यस, हुई हैं ये देखो इसकी, तो मैं ज्वाइन करूँगा मैं सर। रिकॉर्डिंग डाल ही दूंगा सैटरडे और संडे, जो भी पिछला भी मैं चेक कर लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि कल ही सुबह मैसेज करना स्टार्ट कर दो यार कब आएगा रिकॉर्डिंग, मैं डालूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ठीक। यस जी बोलिए, नियाज जी बोलिए। सर वो जो नेक्स्ट टाइम है ना सर, थोड़ा हाँ 1 1 आवर पहले जो हमारा क्लास का हमको पता चलेगा ना, तो हम उसके हिसाब से रेडी हो जाएंगे सर। यस एग्री। को एक्चुअली हुआ क्या है कि ये इनका ड्यूटी अभी पता नहीं, मंजरी मैडम ने वो छुट्टी पर है इसलिए इंटीमेट नहीं किया होगा, लेकिन डेफिनेटली सैटरडे संडे आपको 8 बजे ही क्लास मिलेगा, ठीक क्योंकि है? लास्ट टाइम अपना 9 बजे क्लास हुआ था, फिर एग्री एग्री सडनली एग्री, हाँ। मैं समझ पा वो रहा हूँ। अपना डिफॉल्ट टाइम 8 बजे है, ये भी याद रखना। मैं ठीक ठीक। उसके लिए जरूर माफी चाहूंगा आप सभी से। जय जी, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हाँ अगर जितने भी हमारे एडीएस एडीएस में जितने भी एडमिशन है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर एक ग्रुप जनरली अगर सबका एक बना दिया जाए सर, जिसमें एवरी जब भी हमारा लेक्चर हो उसका उसमें उसकी लिंक डाली जाए, और जो भी आप यूट्यूब पे या जो भी आप प्रीवियस लेक्चर डालते हो वो भी अगर उसमें डाल दिए जाएंगे तो सबको मिल जाएंगे इंडिविजुअली एक एक को भेजने के बजाय। ठीक है, चलेगा। मैं उसका एक ग्रुप या फिर एक कम्युनिटी बनाने की जरूर कोशिश करूंगा, उस पर एक सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। यस रंजित जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन होता की हाँ जे तुम्ही पहिल्या किंवा दुसऱ्या लेक्चर मध्ये जो पूर्ण नोट्स टाकलेल्या आहेत ना तुम्ही से पाठवलेल्या हाँ आहेत, जे हाँ जे सगळ्या आपल्या नोट्स होत्या ऍक्टच्या, तर तोच हाँ, स्टडी आपण करायचा आहे का म्हणजे ह्याच्यासाठी? तो स्टडी तर करायचाच आहे रणजित जी, पण हा हा, मी वेळोवेळी ज्याही नोट्स देणार हो आहे ते त्याही रेफर हो, करायचं आहे अच्छा तुम्हाला। बरोबर. अच्छा नाही लक्षात आलं आता का आपलं जे ते? चालू आहे हा त्या त्या कंबाईन नोट्स आहे,
वो कंबाइन अच्छा, नोट से दो सर। रंजीत जी का सवाल है कि जो आपने पहले हमें पीडीएफ दे दिया है नोट्स निकाल के कंपाइल, सिर्फ वही पढ़ना है क्या? तो नहीं, वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ जो मैं वक्त वक्त पर जो पीडीएफ दूंगा, जो क्वेश्चन आंसर दूंगा, उसको भी रेफर करना है। इज दैट क्लियर? ओके ओके. कारण सर आता आपलं तेच चाललंय ना, सध्या तेच आपला पोर्शन चाललेला आहे. वही चल रहा है, वही चल रहा है, येस येस येस. तेच चालू है रंजीत जी, काय हो टेन्शन. ठीक है, हो सर हो. ओके. सर एक सवाल और हाँ बोलिए बोलिए. सर ये कह रहा है अभी आपने कहा कि अमेंडमेंट स्टैंडर्ड और अमेंडमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में बताएंगे, कल तो कल उसके कल बारे में बता दें. अच्छा, कल ओके बताऊंगा, ऐसा क्या है. ओके ओके. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ डिस्कस करके, सच में. और जो भी आप सवाल पूछते हो मुझे भी अच्छा लगता है, आंसर दे सकता हूँ मैं, और आपसे भी मुझे कुछ चीजें सीखने को भी मिलता है. लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा इनपुट दीजिए, ठीक है, ताकि और भी ये हो सके. आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. हम कल सेम टाइम जुड़ेंगे 8 बजे, ठीक है. कुछ रहेगा फीडबैक वगैरह आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है. हो सकता है शायद मैं बिजी हूँ कल, आपको वक्त पर रिप्लाई ना मिले, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक में आपको इसका रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा. ओके गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर, सही से खाना खा लो, टेक केयर, बाय. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सर. यस, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम वेलकम. थैंक यू सो मच. हाँ तो फुल चार्ज हो गया था.